हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, खा पी रहे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। ये क्या है, ये लास्ट लेक्चर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, जिसमें हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्योंकि ये लास्ट लेक्चर होने वाला है, इसलिए मैं ज़्यादा खुश भी दिख रही हूँ। ये मेरे भाई की कलाकारी है, इसे अभी हम रब कर देंगे इसकी कलाकारी को। इतना सा कार्टून इससे 1 घंटे में बना था, बताओ। लेकिन हम अपने टॉपिक पे आते हैं, दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। जैसे कि हम अपने फिंगरप्रिंट लगाते हैं ना किसी डॉक्यूमेंट में, आपने नीट का फॉर्म भरा होगा तो उसमें दोनों हैंड्स के सारे फिंगर्स और थंब के फिंगरप्रिंट लगते हैं। तो हर एक इंडिविजुअल के जो है वो फिंगरप्रिंट डिफरेंट होते हैं। वैसे ही हर एक इंडिविजुअल का डीएनए डिफरेंट होता है। तो हम उस डीएनए की हेल्प से कि किस इंडिविजुअल का है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। और बहुत सारे एप्लीकेशंस इसके हैं, फॉरेंसिक साइंस में, पैटर्निटी टेस्ट में। कभी कभी पैटर्निटी डिस्प्यूट हो जाता है ना, आपने फिल्मों में देखा होगा, ये मेरा बच्चा है, ये इसका बच्चा है, ऐसे कर करके फिर डीएनए टेस्ट होता है। तो फिर पता चल जाता है कि हाँ कौन किसका चाइल्ड है, राइट। तो वो सब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से की हेल्प से पता चल जाता है। या सपोज कहीं पे कोई क्रिमिनल केस हुआ, सपोज कोई मर्डर हुआ, तो सपोज करो वहां पे जब छानबीन हुई तो कोई डैंड्रफ मिला या फिर हेयर फॉलिकल मिला, ठीक है। उससे हमने डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उसकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी। जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो बहुत सारे बैंड्स बनते हैं, राइट, अलग अलग साइजेस के। और फिर जिन क्रिमिनल्स पे सपोज 4 लोगों पे हमें शक था, डाउट था, फिर उनके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करी। अब जो बैंड्स बने थे वो जिस इंडिविजुअल के बैंड से मैच कर गए, समझ लो वही क्रिमिनल है। तो ऐसे करके इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वो सब अब हम जानेंगे, राइट। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने डिस्कवर की थी सबसे पहले? तो एलेक्स जेफरी। खुशी की बात कि ये इस पूरे चैप्टर के लास्ट साइंटिस्ट हैं। अब किसी और साइंटिस्ट का नेम याद करने की जरूरत नहीं, इस चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट पढ़े हमने, फ्रांस क्रिक, जैकोब मोनोड, पता नहीं कितने कितने, मैथ्यू स्टल, फ्रैंकल स्टहल, मैथ्यू मसल्सन, सॉरी। तो ये एलेक्स जेफरी ने डिस्कवर की थी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। देखो, जो ह्यूमंस होते हैं उनका 99.9% डीएनए सब में सेम होता है। 99% डीएनए इज सेम। डिफरेंट कितना होगा? तो 0.1%। अब देखो, ये 0.1% देखने में कितना सा लग रहा है, 0.1%, कोई वैल्यू लग रही है नहीं। लेकिन अब देखो, 0.1% ऑफ 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर। सॉरी, करो ऐसे, कितना होगा? 0.1/100 इंटू 3 into 10 to the power 9 इज इक्वल टू, आ जाएगा एक जीरो नीचे, 3 into 10 to the power 6 बेस पेयर। देखो, 0.1% डिफरेंस है। 0.1% 3 into 10 to the power 9 बेस पेयर का कितना होगा? 3 into 10 to the power 6 बेस पेयर। कितनी सारा डिफरेंस है ना, फिर भी 0.1% होते हुए भी, क्योंकि बेस पेयर बहुत ज्यादा है ना, इसी वजह से। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं जीनोमिक डीएनए। जीनोमिक डीएनए, आप एक इंडिविजुअल के किसी भी सेल का डीएनए ले लें, ब्लड, सलाइवा, हेयर, बोन, कुछ भी ले लें, सब में सेम डीएनए प्रेजेंट होता है, राइट। तो जीनोमिक डीएनए लिया किसी भी सेल से, उसके बाद उसका कर दिया CSCL डेंसिटी ग्रेडियंट, मीन्स उसे इसमें डाल के घुमा दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन कर दिया, डेंसिटी ग्रेडियंट। तो क्या होगा, हमारे पास 2 पीक्स नजर आएंगी। कैसी पीक्स नजर आएंगी? एक तो नीचे और एक ऊपर पीक बनेगी। जो ऊपर बनेगी वो बनेगी बल्क डीएनए की, ज्यादातर डीएनए की बल्क डीएनए, जिसे हम प्राइमरी डीएनए भी कहते हैं। प्राइमरी डीएनए, इसकी डेंसिटी कम होती है, इसी वजह से ये ऊपर है। नीचे जो पीक बनेगी उसे कहते हैं सेकेंडरी डीएनए या फिर सैटेलाइट डीएनए।
राइट, सैटेलाइट डीएनए या फिर सेकेंडरी डीएनए। तो जो हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आता है वो आता है सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए में भी दो टाइप्स के होते हैं, मतलब होते तो कई टाइप्स के हैं बट दो देखे हम, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। देखो ये सैटेलाइट डीएनए लिया, इसमें भी दो होंगे, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट हमारे काम की कौन सी है? मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट डीएनए से हम फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, फिर उसके टाइप्स देखेंगे ना, मिनी और माइक्रो। सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए होता है नॉन कोडिंग डीएनए, मींस किसी चीज के लिए वो कोड नहीं करता। सेकेंड थिंग, उसमें बहुत सारे रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं। रिपीटेड सीक्वेंसेस मींस रिपीटेड डीएनए होता है। रिपीटेड डीएनए क्या मतलब, मैंने बताया था ना, सपोज कोई रिपीट लिया हमने ATC ATC ATC, यही सेम रिपीट ATC पता नहीं कितनी बार रिपीट करता जा रहा है, तो वो हो गया रिपीटेड डीएनए। नेक्स्ट थिंग, इट शोज, मतलब कि सैटेलाइट डीएनए शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ी देर बाद इसका डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट थिंग, सैटेलाइट डीएनए की डेंसिटी ज्यादा होती है, डेंसिटी मोर देन बल्क डीएनए। बल्क डीएनए से ज्यादा डेंसिटी है, तभी तो ये नीचे आएगा। भारी जो चीज होती है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वही तो नीचे आती है ना, हल्की थोड़ी ना आती है। इसकी डेंसिटी मोर एंड इट हैज वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, अब ये क्या होता है, इसे प्यार से हम कहते हैं VNTR। VNTR मतलब कि वेरिएबल, मतलब कि बहुत सारे नंबर ऑफ टैंडम। टैंडम मीन्स कंटिन्यूअस, मतलब कि जो कुछ रिपीट्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली बहुत बार रिपीट कर आते हैं। मतलब कि जैसे मैंने ये दिया ATC बहुत बार रिपीट कर रहा है, तो मीन्स वो ये शो करते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। बहुत सारे कोई रिपीट, कोई सीक्वेंस जो है, पर्टिकुलर सीक्वेंस बहुत बार रिपीट हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। अब हम देखेंगे मिनी और माइक्रो सैटेलाइट में डिफरेंस। सैटेलाइट डीएनए समझ आ गया ना हमें। मिनी और दिस इज माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट हमारे जो काम की होती है वो मिनी सैटेलाइट होती है। ये दोनों में डिफरेंस आया है बेस्ड ऑन द GC कंटेंट। देखो, नंबर ऑफ रिपीट, साइज ऑफ रिपीट, साइज ऑफ रिपीट एंड डेंसिटी एंड GC कंटेंट क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। देखो, माइक्रो सैटेलाइट में जो है वो GC कंटेंट कम होता है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी थोड़ी सी मिनी सैटेलाइट के कंपैरिजन में कम होती है। तो मिनी सैटेलाइट में क्या हो जाएगा, GC कंटेंट हाई तो डेंसिटी हाई, मतलब कि सबसे नीचे जो है मिनी सैटेलाइट। और सपोज ये सैटेलाइट में भी माइक्रो सैटेलाइट ये, और ये होगा नीचे वाला मिनी सैटेलाइट, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। सेकेंड थिंग, नंबर ऑफ रिपीट लार्ज होगा। नंबर ऑफ रिपीट से पहले देखते हैं साइज ऑफ रिपीट। साइज ऑफ रिपीट माइक्रो में तो स्मॉल होगा। साइज ऑफ क्या लिख दिया मैंने, पीट। साइज ऑफ रिपीट इज स्मॉल, और यहां पे जो है साइज ऑफ रिपीट इज लार्ज। क्या मतलब, जैसे कि यहां पे हमने देखा ATC छोटा है, ATC 3 बेस पेयर है, ATC 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 रिपीट कर रहा है, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड 3 सीक्वेंस रिपीट होते जा रहे हैं।
मिनी सैटेलाइट में क्या होता है, थोड़ा बड़ा सीक्वेंस होता है, जैसे कि ATTGGC, ATTGGC ऐसे करके, ये या इससे और ज्यादा भी न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो साइज ऑफ रिपीट है वो लार्ज होता है। नेक्स्ट, इसमें जो है, इसमें तो होते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, मींस ये जो रिपीट है बहुत बार रिपीट करेगा, 100, 2000, पता नहीं कितने 1000 तक रिपीट कर जाए, कोई लिमिट नहीं है, मतलब ज्यादा भी नहीं करता, ये नहीं कि सारा DNA यही हो गया, बट काफी हाई नंबर तक ये रिपीट कर सकता है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखा जाता है STR मींस शॉर्ट टैंडम रिपीट। शॉर्ट टैंडम रिपीट मींस एक तो बेचारे इसका साइज छोटा, 2 या 3 न्यूक्लियोटाइड जो है वो रिपीट करते हैं बार बार। दूसरी चीज, करेंगे भी थोड़ी बार, मतलब 4, 5, 10 इतने तक ये रिपीट करते हैं, मीन शॉर्ट टैंडम रिपीट। ये हमने देखा क्या, मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। अब यहाँ पे जो पढ़ा है पॉलीमॉर्फिज्म, उसे देखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म, देखो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म इज नथिंग बट वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, जो कि किसकी वजह से होगी? ऑब्वियसली म्यूटेशन की वजह से, दैट arises due to mutation, this is called polymorphism। मतलब कि DNA जो है, मतलब जेनेटिक लेवल पे कोई डिफरेंस आ जाए, कोई वेरिएशन आ जाए, तो उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मींस चेंज, वेरिएशन मींस चेंज होता है। ये कोडिंग सीक्वेंसेस में भी हो सकती है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस में भी। मतलब कि देखो, कोडिंग, नॉन कोडिंग, यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के आएगी, नॉन कोडिंग। हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ आवर DNA रिपीटेड सीक्वेंसेस से बना हुआ है, मींस नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस से, और कुछ DNA होता है जो कोडिंग होता है, मींस किसी चीज के लिए कोड करता है, RNA बनाता है या फिर प्रोटीन बनाता है। तो अगर कोई म्यूटेशन कोडिंग सीक्वेंस में हुई, मींस यहाँ पे म्यूटेशन हुई, कोडिंग में अगर म्यूटेशन हुई तो प्रोटीन चेंज हो सकता है। प्रोटीन चेंज हो गया, प्रोटीन चेंज, अगर वो प्रोटीन चेंज हो रहा है तो नॉर्मल फंक्शनिंग जो है, अब वो प्रोटीन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल इतना अच्छा नहीं होगा। तो ये जो म्यूटेशन है ये रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वेरिएशंस वही आती हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल में हेल्प करें, राइट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी इंक्रीज करें, और जो एनवायरनमेंट है उसे बेटर अडॉप्ट करें, या फिर ऑर्गेनिज्म को बेटर अडॉप्ट करें अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। तो अगर वो चीज म्यूटेशन ऐसा नहीं कर रही, बल्कि उसका और सर्वाइवल डिटरमिनेशन की तरफ जा रहा है, तो वो जो म्यूटेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। अब नॉन कोडिंग में देखो, नॉन कोडिंग में हुई कि कोई म्यूटेशन हुई, अब ये किसी चीज के लिए कोड ही नहीं करता, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, राइट, तो म्यूटेशन रिजेक्ट नहीं होगी, तो डू नॉट रिजेक्ट। तो यहाँ पे नॉन कोडिंग सीक्वेंस में आ गई क्या? पॉलीमॉर्फिज्म। देखो कोडिंग सीक्वेंसेस, सपोज ऐसे मानो 2 प्लेट है, 2 प्लेट खाना है, इसमें भी खाना है, आपकी फेवरेट सब्जी है जो भी होती है। अब इसमें किसी ने नमक डाल दी, राइट, सॉल्ट डाल दी, आप कहेंगे नहीं सॉल्ट डाल के बेकार लग रहा है, मतलब ज्यादा तेज हो रही है, तो आप रिजेक्ट कर देंगे, नहीं, नो, राइट। तो जो चेंज हुआ था वो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि इसे हम खाएंगे ना, अरे ये खाना है, ये किसी को नहीं खाना है, ये मतलब खाया नहीं जाएगा। अब इसमें कोई सॉल्ट डाले, मिर्च डालो, कुछ भी डालो, किसी को क्या ही फर्क पड़ रहा है, क्योंकि खाना तो है नहीं। तो यही जो चीजें, मतलब खाना नहीं है तो कुछ भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम ऐसे है यहाँ पे, कोडिंग जो है वो किसी चीज के लिए कोड करते हैं जो कोई किसी ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट कर सकती है,
इसीलिए अगर वो चेंज सही डायरेक्शन में नहीं होगा तो वो जो म्यूटेशन है रिजेक्ट हो जाएगी, जबकि नॉन कोडिंग में कुछ भी होता रहे वो रिजेक्ट नहीं होती है ज्यादातर केसेस में। ये देखा पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी एलील की फ्रीक्वेंसी, वेरिएंट एलील की मींस चेंज हुए एलील की फ्रीक्वेंसी, किसकी, वेरिएंट एलील फ्रीक्वेंसी। एलील क्या होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जो किसी ट्रेट को अफेक्ट करता है, राइट। फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0. क्या बन गया ये, ग्रेटर देन अलग अलग है, 0.01। अगर इससे ज्यादा किसी एलील, किसी वेरिएंट एलील की फ्रीक्वेंसी है और वो इनहेरिटेबल हो रहा है, मतलब कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, कोई रिजेक्ट नहीं हो रहा है, देन वी कैन से दैट इट इज पॉलीमॉर्फिज्म। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी में दे रखी है, इसे दिल और दिमाग दोनों में उतार लें, क्या, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म पूरी लाइन लिख रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन डीएनए सीक्वेंस, इन डीएनए सीक्वेंस is the basis of genetic mapping in human genome project, right? human genome project, क्या हो गया आज मुझे, कैसे गंदी गंदी राइटिंग आ रही है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मतलब कि पॉलीमॉर्फिज्म की हेल्प से ही जेनेटिक मैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। ये क्वेश्चन आया था नीट 2022 में, कैसे करके आया था कि पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, नीचे ऑप्शन था जेनेटिक मैपिंग, फिर सेकंड ऑप्शन था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, थर्ड ऑप्शन कुछ और था, फोर्थ ऑप्शन था बोथ ए एंड बी। तो बच्चों ने क्या किया, कुछ ने जेनेटिक मैपिंग देख के उस पर टिक कर दिया, कुछ ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर दिया, ये नहीं देखा तो बोथ ए एंड बी भी ऑप्शन है, तो उसमें दोनों का ही बेसिस फॉर्म करता है, इसीलिए बोथ ऑप्शंस करेक्ट होने चाहिए थे। मतलब कि जो ऑप्शन था वो बोथ ए एंड बी, वो वाला ऑप्शन करेक्ट था। ह्यूमन के किसी भी सेल से आप डीएनए एक्सट्रैक्ट करें, वो सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, चाहे हेयर, चीक, टंग, ब्लड, बोन, स्पर्म, सलाइवा, किसी भी ह्यूमन सेल से, मतलब एक इंडिविजुअल के किसी भी सेल से डीएनए एक्सट्रैक्ट करके उसकी पॉलीमॉर्फिज्म चेक करें, सब में सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होंगी, और पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो इनहेरिटेबल होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। अब हम स्टेप्स देखेंगे इन द डीएनए फिंगरप्रिंट। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में 6 स्टेप्स हैं वो हम देखेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसने डिस्कवर थी, एलेक्स जेफरी में। फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले करेंगे आइसोलेशन ऑफ डीएनए, स्पीड में लिखती हूँ, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को सेपरेट करेंगे। सेकेंड, फ्रेगमेंट्स करेंगे, उसके फ्रेगमेंट्स किसकी हेल्प से, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही हूँ, बस की पॉइंट लिख रही हूँ, किसकी हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करते हैं बिटवीन द टू बेस पेयर। एंजाइम ही होते हैं ये, राइट, जो कि इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहा जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे कट करने का काम कर रही है ना डीएनए को, इसलिए दे आर आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स, और डिटेल में बायोटेक में आएगा। थर्ड, जो फ्रेगमेंट्स बने हैं उनका सेपरेशन करेंगे। सेपरेशन किसकी हेल्प से होगा, एक टेक्निक होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जो डीएनए के फ्रेगमेंट है उसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड सब्सटेंस हमने पढ़ा था, तो पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड की तरफ मूव करता है। ये भी बायोटेक में देखेंगे। सेपरेशन हो गया। चौथा, ट्रांसफरिंग या फिर
ट्रांसफरिंग या फिर जिसे कहते हैं ब्लोटिंग भी, ब्लोटिंग ऑफ डीएनए टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन, किसी सिंथेटिक मेम्ब्रेन पर हम डीएनए को ट्रांसफर करेंगे। सिंथेटिक मेम्ब्रेन जैसे कि नाइट्रोसेलुलोज हो सकती है, नाइट्रोसेलुलोज या फिर नायलॉन। ये जो डीएनए की ट्रांसफर है, मतलब कि डीएनए जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले प्लेट पे था, फिर नाइट्रोसेलुलोज पे उसे ट्रांसफर करेंगे, इस पे आ गया। इसे हम साउथर्न ब्लोटिंग कहते हैं डीएनए के ट्रांसफर को। अगर आरएनए हो रहा होता तो उसे नॉर्थर्न ब्लोटिंग कहते हैं, राइट। दिस इज साउथर्न ब्लोटिंग, ट्रांसफर ऑफ डीएनए। फिफ्थ स्टेप होगा हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग वीएनटीआर प्रोब। hybridization using VNTR probe। ये क्या होता है? देखो हमने देखा था वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम रिपीट होते हैं। प्रोब जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, ऐसे मानो रेडियो एक्टिव। अभी बताती हूँ, एक मिनट। देखो कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, मतलब वीएनटीआर प्रोब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ही होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव होते हैं। ये जो है, जो हमारा डीएनए हमने सेपरेट करा उससे बाइंड कर जाते हैं, राइट। सिंगल स्ट्रैंडेड उससे बाइंड करके जब ये इसके कंप्लीमेंट्री आएगा कोई डीएनए सीक्वेंस तो ये बाइंड कर जाएगा, मतलब वीएनटीआर बाइंड हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, तो एक डिफरेंट कलर का बैंड या साइज का बैंड हमें वो हो जाएगा, मतलब कि नोट हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा। और ये डिटेक्शन का काम होता है ऑटो रेडियोग्राफी का। क्या? लास्ट स्टेप जो क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए by using auto radiography, using auto radiography। मतलब कि जैसे ही कोई VNTR का सीक्वेंस जो है वो डीएनए के सीक्वेंस के कंप्लीमेंट्री होता है, वो बाइंड कर जाता है और ऑटो रेडियोग्राफी से वो हाइब्रिडाइज्ड VNTR प्रोब मॉलिक्यूल डिटेक्ट हो जाता है, सेपरेट बैंड वो हमें दिख जाता है। ये तो देखा हमने ऑल अबाउट द 6 स्टेप्स ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जो वीएनटीआर का साइज है ना, वो वीएनटीआर साइज अप्रोक्सीमेटली 0.1 to 20 KB तक हो सकता है। अब ये जो ऑटो रेडियोग्राम आएंगे ये हर एक इंडिविजुअल के डीएनए के अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सपोज ये इंडिविजुअल ए है, ये इंडिविजुअल बी है, इसका कुछ इस तरीके से आया, राइट। इंडिविजुअल बी का कुछ इस तरीके से आया, तो डिफरेंट बैंड्स हर एक इंडिविजुअल के होते हैं, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। इनके जो है सेम बैंड्स होते हैं। मोनोजाइगोटिक मतलब कि जो एक ही जाइगोट से ट्विंस जो बनते हैं, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, इनके जो है सेम बैंड्स आते हैं जब उनका ऑटो रेडियोग्राफी से डिटेक्ट किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। सपोज ये ए ये बी, अब मान लो कोई क्राइम हुआ, हमने वहां से डीएनए जो भी मिला किसी हेयर फॉलिकल या कोई भी जो सबूत से मिला हमें, तो सपोज ये सी, राइट, ये तो क्रिमिनल मतलब साइट पे मिला, क्रिमिनल साइट पे, उसका जो कुछ डीएनए आया वो कुछ इस तरीके से आया, राइट। तो अब इन दोनों पे शक था। अब हम देख सकते हैं कि ये डीएनए बैंड्स किससे ज्यादा मैच कर रहे हैं। ऑब्वियसली ए से ज्यादा मैच कर रहे हैं, तो मतलब कि जो मर्डर साइट पे क्रिमिनल प्रेजेंट था वो ए था। ऐसे करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम पता कर सकते हैं।
तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फॉरेंसिक साइंस, पैटर्निटी टेस्ट, डिस्प्यूट वगैरह में तो एप्लीकेशन है ही है, साथ ही जेनेटिक डाइवर्सिटी इवोल्यूशन वगैरह में इसमें और वाइडर एप्लीकेशंस हैं। अब एक चीज जो लास्ट बचती है वो है जो सेंसिटिविटी है डीएनए की। देखो सपोज हमें तो छोटा सा हेयर मिला वहाँ पे क्राइम साइट पे, उससे जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, मान लो वो जो डीएनए है वो इनफ नहीं हो फॉर द प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो उसकी सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसे डीएनए को कम डीएनए से और ज्यादा कैसे बना सकते हैं सेम डीएनए, बाय यूजिंग द पीसीआर, राइट। तो एनसीईआरटी में लिखा है द सेंसिटिविटी ऑफ डीएनए fingerprinting can be increased by what? PCR कैरी मिली ने डिस्कवर की थी। PCR इज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये डीएनए को बहुत बार एम्प्लीफिकेशन कर सकती है। बायोटेक में भी आएगा सब कुछ, ज्यादातर ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो पार्ट है ना, ये बायोटेक के प्रोसेस से ही होता है, तो बायोटेक के बाद आपको ये और क्लियर हो जाएगा, राइट। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यहाँ पे हमारी होती है समाप्त, चैप्टर भी यहाँ पे होता है एंड। आई होप इस चैप्टर को आपने एंजॉय करा होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा। इसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, एनसीईआरटी पढ़नी है। देखो एनसीईआरटी तो जरूर पढ़नी है, मैं हर एक एनसीईआरटी का पॉइंट कवर कराने की कोशिश करती हूँ, बट सपोज कोई मिस हो जाता है तो उस वजह से एनसीईआरटी पढ़नी जरूरी है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप हाईलाइट कर लेना और नोट्स भी बनाना, नोट्स से ज़्यादा जल्दी रिवाइज होता है, इसलिए अगर आपको लगे कि हाँ एनसीईआरटी पढ़ने में टाइम लगता है तो एनसीईआरटी के ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाना। और चाहे आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना, नीट के हैं तो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना, सब एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। ज्यादा ओल्ड मत देखना, ज्यादा ओल्ड पुरानी एनसीईआरटी थी, अब तो और भी चेंज हो गया 2024 में, बट ये चैप्टर जितना पहले था उतना ही अब है, राइट। अब ज्यादा फालतू बात नहीं करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जो कि शायद बायोटेक होगा। टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर।